हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल या बिहार पैरामेडिकल डेंटल का एग्ज़ाम हो या बिहार डीएलएड हो, बिहार बीएड हो, आपको एंट्रांस पेपर जो भी है उसको अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सब आपको निकल जाएगा। बशर्ते है कि आपको कॉन्शस रहना है और कॉन्शस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, बच्चे अधिकतर भूल करते क्या है कि बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं और उनको लगता है कि हमारी परीक्षा में मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं होता है। आप यदि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या बिहार आईटीआई का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या बिहार पैरामेडिकल या बिहार पैरामेडिकल डेंटल या फिर बिहार डीएलएड, बिहार बीएड, कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये नहीं कि आपको हूबहू क्वेश्चन को उठा करके रख देगा आपके सामने में। इसलिए सबसे पहले अपने ब्रेन में ये चीज़ आप लोग डाल दीजिए कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्शस होना है और मेहनत करना है। अगर आप कॉन्शस नहीं होंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हूबहू एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो पहले समझ लीजिए आप लोग। तो ये चीज़ क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। ठीक है, आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, उसका आप मुझे जवाब देंगे। जहाँ नहीं समझेंगे मुझे आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है। ठीक है, लिखा है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं क्या होती है। अब देखिए, बताते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। कभी आप बच्चे में, जब आप छोटे थे, कभी न कभी ऐसा आप या तो किए होंगे या आप देखे होंगे कि जब कोई कभी कभी चुंबक को जब हम चिपकाते हैं तो वो दूर हटता रहता है। कभी ऐसा देखे हैं? कभी ऐसा देखे हैं या किए हैं आप? नहीं, वहाँ ये बल नहीं है। आप पहले ये बताइए कि आप ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं? किए। ऐसा किए हैं? आप क्या किए थे बताइए। नहीं थे, पहले लोहा के सामान चुंबक को सटाए थे जी, तो वो अपने ओर आकर्षित कर रहा था लोहा। हाँ, तो ये तो आकर्षित कर रहा था ना, लेकिन आकर्षित की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब आप कभी कभार देखिएगा, ये आकर्षित की घटना भी होती है और प्रतिकर्षित की भी घटना होती है। जब आप चुंबक को आप मतलब सटाते हैं तो देखिएगा, कभी कभी चुंबक आपको जबरदस्ती सटाइएगा फिर भी वो हटता रहता है। ऐसा नहीं देखे हैं आप जी? अगर ऐसा नहीं देखे हैं तो ऐसा करके देखिएगा, ये होगा किस परिस्थिति में, ये बताते हैं। चुंबक में आपको दो ध्रुव होता है। आप जब विद्युत मोटर का सिद्धांत पढ़े या वो पढ़े थे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत पढ़े होंगे आप 10वीं क्लास में, तो उस समय देखे होंगे कि दो ध्रुव था, एक पर लिखा था एन और एक पर लिखा था एस, लिखा था, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, जब किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है, मतलब दो दिशा होती है, दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जब उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से सटाइएगा, मेरे बात तो कॉन्सेप्ट को समझिए, उत्तरी को उत्तरी से सटाइएगा तो वह दूर हटेगा, जब उत्तरी को दक्षिणी से सटाइएगा तो वह आकर्षित होगा, मतलब चिपकेगा, जैसे आप चिपकाए थे। ये चीज़ क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए जरा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र, एक रूप का मतलब समझ में आ गया होगा, एक समान, यानी कि समान ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव एक चुंबक लेंगे और एक दूसरा चुंबक जो लेंगे उसका भी ध्रुव क्या रहेगा, उत्तरी ही रहेगा। तो जब समान ध्रुव रहेगा तो बताइए, समान ध्रुव में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर हटेगा कि चिपकेगा? समान ध्रुव में दूर हटेगा। बिल्कुल, जब समान होगा तो दूर हटेगा। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताते हैं, देखिएगा, कोई आदमी है, जैसे कि मान के चलिए आप कोई शॉप खोले, शॉप का मतलब कोई दुकान खोले, और हम भी आपके सामने दुकान खोल लिए, तो आप जिस चीज़ का दुकान आप खोले उसी का दुकान हम भी खोल लिए। अब बताइए कि अपने दोनों में लगाव बढ़ेगा कि लगाव कम होगा? कम होगा ना। क्यों? क्योंकि जो दुकान ये खोले थे वही दुकान हम भी खोल लिए। यानी कि चुंबक में अगर एक चुंबक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरी चुंबक भी उत्तरी ध्रुव भी होगा तो उत्तरी दोनों बराबर है, तो बराबर दुकान वाले को क्या हुआ था, लगाव घटा था ना, कम हुआ था ना। इसलिए जब बराबर ध्रुव होगा तो चुंबक में आकर्षण होगा कि आपको विकर्षण होगा? विकर्षण। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था। आप जो गुरुत्वाकर्षण की बात बता रहे थे वो गलत है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण का कोई संबंध नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। लिखा है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है, तो समान अंतर होती है और समान दूरी पर होती है। हम पहले बता दिए कि दूर हटेगा, इसलिए याद रखिए कि समान दूरी पर होती है और समान अंतर होती है। तो याद रखिएगा कि हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जब चुंबक का एक ध्रुव होगा, यानी कि एक मतलब बराबर, जैसे हम लोग बोलते हैं एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब क्या, एक आंख को देखेंगे सो नहीं, मतलब एक आंख से देखने का मतलब समान रूप से देखना, सबको बराबर देखना।
ठीक है। तो जब चुंबक का एक ही रूप होगा क्षेत्र, जब एक ही रूप चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो बल रेखाएं जो होगी वो आपस में दूर होगी कि सटेगी, दूर होगी। इसलिए यही वही लिखा है कि समानांतर होती है या समान दूरी पर होती है। बात समझ में आया? तो इस चीज को याद कर लीजिएगा आप लोग। फटाफट से बताइए कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होगी? समानांतर तथा समान दूरी पर। बोलिए समानांतर तथा समान दूरी पर। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को बोलना है। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ दे कि किसी चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा तो वहाँ आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? आकर्षण। और यदि किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से सटाया जाए तो क्या होगा? ये आप समझ में आ गया ना? तो इसको कहा जाता है साइंस में, यदि सजातीय ध्रुव रहेगा, सजातीय मतलब समान जाति, सजातीय होगा तो विकर्षण, और यदि विजातीय होगा आकर्षण। ये आप क्लास 8वीं के साइंस में जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा है छोटे रंगीन टुकड़ों से, अच्छा गुरुत्वाकर्षण की चर्चा कर रहे थे आप, जरा गुरुत्वाकर्षण पर भी एक बार फोकस, नहीं तो आपके दिमाग में घूमेगा। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है, पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है जो किसी भी ऊपर फेंकी हुई वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। उसको हम जी से दर्शाते हैं। बात समझ में आ रहा है? और आप इसीलिए देखते रहते हैं कि जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता रहता है और बॉल जब ऊपर जाता है तो वह अपने आप नीचे आ जाता है, या किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो ऐसे बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो समझ गए ना गुरुत्वाकर्षण? अब चलिए आगे चलते हैं। लिखा है छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? अब देखिए जरा क्वेश्चन को समझिए। कहता है छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले, क्या लिखा हुआ है? छोटे और रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग केलिडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? केलिडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? केलिडोस्कोप कहते हैं। यानी कि अगर छोटे रंगीन टुकड़ों को अगर आपको देखना हो, है ना, छोटे रंगीन टुकड़ों को अगर आपको देखना हो तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? तो बोलिए केलिडोस्कोप का। किसका? केलिडोस्कोप का। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए जो आप उपयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करिएगा? केलिडोस्कोप का। बिल्कुल इसी तरह से बोलना है केलिडोस्कोप का। किसका उपयोग करना है? केलिडोस्कोप का। अब बताइए कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होगी? समानांतर एवं समान दूरी पर। बहुत अच्छा, समानांतर एवं समान दूरी पर। अगला प्रश्न है मछलियां किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पहले बता दीजिए, 10वीं का फर्स्ट सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछा था कि मछलियां किस अंग से सांस लेती है? गिल्स। बिल्कुल सही है। मछली जो सांस लेती है वो किससे सांस लेती है? वो गिल से सांस लेती है। ठीक है। लिखा है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। आप कभी कभी टिकटॉक वीडियो पर देखते होइएगा कि बर्फ जमा हुआ रहता है और उसके अंदर में ना मछली सब रहता है। टिकटॉक में देखते होइएगा अक्सर। और उसको ना मतलब ऊपर से कोई सामान से फोड़ करके ना उस मछली को निकालता है। ऐसा देखें आप। तो कहने का मतलब मछली जो होता है वो जमा हुआ पानी में भी जीवित रह सकता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है कि मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। क्यों? क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। यानी कि झील का जो ऊपर वाला सतह है वो जमा हुआ तो नजर आएगा, लेकिन अगर उसको फोड़ के नीचे जाइएगा तो उसके नीचे का पानी जमता नहीं है। तो बताइए कि किसका पानी नहीं जमता है? झील का अंग्रेजी होता है लैक। क्या होता है? लैक। और लैक का जो आपको पानी होता है नीचे का वो जमता नहीं है। बात समझ में कॉन्सेप्ट आया? अगर आपसे पूछे कि झील के अंदर में मछली जीवित रह सकता है क्यों, तो बताइएगा कि झील के अंदर का जो पानी होता है वह जमता नहीं है। ठीक है। तो वही लिखा है कि मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। क्यों? तो क्योंकि झील की तली का जो पानी होता है वो जमता नहीं है। साथ में इस पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताइए सबसे पहले आप लोग कि आपके शरीर का तापमान कितना होता है जब आपको बुखार लगता है तब? यह सामान्य तापमान बताइए कितना होता है? 95-96। देखिए
अगर फ़ारेनहाइट में बात होगी तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में बात होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को समझते चलिए, क्वेश्चन आपको परीक्षा में मैच करेगा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, हर्ट्ज लिखा हुआ है। हर्ट्ज को वैसे हर्ज भी बोला जाता है। जैसे कि आप रेडियो से पर सुनिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि जलेश्वरनाथ FM है ना, जलेश्वरनाथ FM 98.6 मेगा हर्ज पर। हर्ट्ज नहीं बोलता, हर्ज बोलता है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई बात नहीं है, हर्ट्ज बोलिए या हर्ज बोलिए, बात बराबर है। कहता है कि हर्ट्ज जो है वह किसका मात्रक है? ये आपको आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। देखिए आवृत्ति क्या होता है वो बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कभी पोखरा में जब आप जाते हैं, पोखरा में कोई ढेला वाला कोई मतलब कोई सामान फेंकते हैं तो अब देखिएगा पोखर का पानी ऐसे 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 होता रहता है, होता है ना, तो उसको कहता है आवृत्ति। या नहीं तो कभी कभी देखिएगा कि बना हुआ मकान में अगर आप बोलिएगा तो उसका आवाज़ गूंजता रहता है। बोलिएगा मकान में तो उसका आवाज़ बाहर जाता है, लगता है कि एक बार बोले तो लगता है कि 2-4 बार बोलता है उसमें। तो उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और उस आवृत्ति का जो यूनिट होता है, मात्रक पढ़े होंगे आप लोग, ये 9th क्लास में है मात्रक। तो मात्रक जो है आपको आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए। हर्ट्ज होता है। बताए तो किसका मात्रक हर्ट्ज होता है? आवृत्ति का। आवृत्ति का। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, बस उसको उल्टा सीधा करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि जमे हुए झील के पानी में मछली जीवित कैसे रह जाता है? झील का पानी जमता नहीं है और झील के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बताइए कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? नॉर्थ नॉर्थ और साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। चलिए लिखा है कि एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करता है तो वह आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले समझिए आरोह और अवरोह क्या होता है। आरोह का मतलब देखिएगा कि जब स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली होती है तो आप कभी न कभी ऐसा सुने होइएगा कि आवाज़ लगता है कि कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आया, कभी ज़्यादा मतलब कभी कम, कहने को उसी को कहता है ज़्यादा मतलब आरोह और कम मतलब अवरोह। आप मतलब बच्चे में पढ़े होंगे क्वेश्चन कि इसे आरोही क्रम में सजाएं, इसे अवरोही क्रम में सजाएं। तो अवरोही में कैसे सजाते थे? पहले जो सबसे बड़ा तो होता था उसको लिखते थे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोह कैसे करते थे? पहले जो सबसे छोटा उसको लिखते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब स्टेशन पर गाड़ी रुकती है उस समय जब हॉर्न लगाता है तो आपको आवाज़ जो है तो कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। क्वेश्चन क्या ये बोले, ये समझ में आया? क्वेश्चन बोले कि गाड़ी जब स्टेशन पर हॉर्न लगाती है, मतलब हॉर्न मतलब आवाज़ जब लगाती है कि नहीं, भोपू जिसको कहते हैं, भोपू जब लगाती है तो आवाज़ आरोह अवरोह होता है, यानी कि कमता और बढ़ता है। उसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करती हुई जाती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? तो डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो बताइए कि मानव के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस। 100 से सेल्सियस, 100 से 37 डिग्री, इसलिए फंसिएगा मत। 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 98.6 डिग्री। और अगर केल्विन में पूछ दे तब क्या होगा? 310 केल्विन। क्या होगा? 310 केल्विन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। बहुत अच्छा। चलिए लिखा है कि हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? देखिए वेग का मतलब समझते हैं आप लोग? बताइए। हाँ बिल्कुल, वेग का मतलब गति कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वेलोसिटी। 11th में है ये चैप्टर आपके साइंस में, ठीक है, वेलोसिटी। तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है आपको 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है? 332। देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा समझिए। अभी हम बोल रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं हमारा आवाज़ जो आपके पास जा रहा है वो कितना चाल से जा रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये मतलब जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो जो ध्वनि है, आवाज़, ध्वनि मतलब आवाज़, साउंड, वो साउंड जो उसका चाल क्या होता है? तो उसका चाल होता है कि 1 सेकंड में वो 332 मीटर जाता है।
नहीं समझे मेरा बात? 1 सेकंड में कितना आता है? 332। तो वही लिखा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। हवा में ध्वनि का चाल क्या होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब लिखा है विद्युत प्रतिरोध। आप पढ़े होंगे प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? ओम में। और कभी कभी ओम का सिंबल ऐसे याद रखिएगा, ये ऐसे रहता है, ऐसे नहीं, ये ऐसे रहता है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दिया था, टेढ़ हल्का सा कर दिया था, नहीं, ये ओम का सिंबल है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए कि विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? ओम में। यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, लिखा है कि एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से बढ़ा करके 2 डिग्री कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, जब लोलक का, यहाँ पर देखिए एक साधारण को कट कर दीजिएगा, लोलक का कोणीय आयाम, लोलक का को के कर दीजिए, लोलक के कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाता है? अब समझिए पहले आवर्तकाल क्या होता है। आप एक ऐसा घड़ी देखे होइएगा जिस घड़ी में हमेशा ऐसे ऐसे होता रहता है, घंटी घड़ी के नीचे में लगा हुआ रहता है, गोल घंटी रहता है, कैसे होता हाँ ऐसे ऐसे होता रहता है ना। तो ये ऐसे ऐसे जो डोलता है, या फिर कभी कभार देखिएगा बच्चे लोगों को आम के पेड़ में झूला लगा लेता है रस्सी, और उस पर क्या करता रहता है? तो झूला कैसे होता है? ऐसे ऐसे, मान के चलिए ये झूला ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो आने और जाने में जितना समय लगता है उसी को कहता है आवर्तकाल। क्या कहता है? आवर्तकाल कहता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है आपका कि एक लोलक के कोणीय आयाम को यदि 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या बोले हम? क्वेश्चन बोलिए आप लोग। क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा। बोलिए एक लोलक के आयाम को, किसको? एक लोलक के आयाम को 1 डिग्री से बढ़ाकर 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है बताते हैं। जैसे कि कोई झूला है, उस झूला पर यदि कोई छोटा सा बच्चा झूल रहा है और उस पर 2 आदमी और आकर के बैठ गए, तो आप ये बताइए कि वहाँ पर जो झूला का जो आवर्तकाल है, मतलब आने और जाने की गति है, उसमें कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि उस पर क्योंकि उसका वेट बढ़ा, ज़्यादा। क्योंकि उसका भार बढ़ा। ठीक है ना, वही बात है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक वही क्वेश्चन है कि यदि किसी लोलक का जो कोणीय वेग था, कोणीय आयाम था, लोलक का कोणीय आयाम, देखिए क्वेश्चन देखिए, लोलक का कोणीय आयाम को यदि 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है? 2 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? आवर्तकाल पहले जितना था उतना ही रहेगा, मतलब कि जितना समय में वह जाता था और जितना समय में आता था उतना ही समय में जाएगा, उतना ही समय में लौटेगा। ठीक है, तो लिखा है कि कोणीय आयाम 4 डिग्री तक आवर्तकाल नियत रहता है। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर प्रश्न रहता कि 1 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक हो, कितना हो? 1 डिग्री से लेकर मतलब 1 डिग्री से, जैसे यहाँ 2 डिग्री बढ़ा दिया है ना, अगर 4 डिग्री तक बढ़ा देता, कितना तक? 4 डिग्री तक फिर भी वह अपरिवर्तित ही रहता। अगर 4 के बाद 5 डिग्री बढ़ाता तब वह परिवर्तित हो जाता। क्वेश्चन को जरा समझिए, क्या लिखा है कि यदि कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाए, तो 1 से बढ़ाकर ये कितना किया है? 2 डिग्री किया। और मैक्सिमम अगर 4 डिग्री तक आप बढ़ाइएगा तो उसका आवर्तकाल जो है सो मतलब कि बदलेगा नहीं, बदलेगा। लेकिन 4 के बाद यदि आप बढ़ा दीजिएगा, 5 डिग्री कर दीजिएगा 1 से, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता है 1 डिग्री से बढ़ाकर 4 डिग्री कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया तो 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री कर दिया तो 1 डिग्री से फिर 1 डिग्री और बढ़ा दिया तब अब समझ गए ना। यानी कि 1 से 4 डिग्री तक अगर बढ़ाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन 4 से 5 हो जाए, 6 हो जाए तो परिवर्तन होना निश्चित हो जाएगा। क्लियर है? किसमें परिवर्तन होगा ये बताइए? आवर्तकाल में। किसके आवर्तकाल में? लोलक के आवर्तकाल में। क्लियर है? तो वही लिखा है कि कोणीय आयाम को यदि 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? अपरिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर लिख दिया है कि यदि कोणीय आयाम 4 डिग्री तक अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? यह नियत रहता है। बताइए कि ओम के नियम में क्या क्या चीज़ नियत रहता है? ताप और दाब दोनों नियत रहता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि कोणीय आयाम 4 डिग्री तक आवर्तकाल नियत। बात समझ रहे हैं? नियत का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, न घटना न बढ़ना।
तो लिखा है आगे कि एक कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी का परिक्रमण काल निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले कृत्रिम उपग्रह समझिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। जैसे ये मोबाइल है, किसके द्वारा बनाया हुआ है? मनुष्य द्वारा। तो ये कृत्रिम होगा, मतलब ये पेड़ पौधा किसके द्वारा बनाया गया है? प्राकृतिक। तो वो प्रकृति हुआ, और यदि मनुष्य बनाएगा तो वो कृत्रिम हुआ। अंग्रेजी में यदि प्रकृति की बात करें तो उसको नेचुरल कहते हैं, और इसको कृत्रिम की बात करें तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो एक कृत्रिम उपग्रह मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह है। उपग्रह समझते ही नहीं समझते हैं? उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट। आप जो मोबाइल चलाते हैं, कहीं से कहीं तुरंत बात कर लेते हैं, कनेक्शन उसका कारण क्या है? सैटेलाइट। कोई तार भी नहीं है, उसका कारण है सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। उसको जा करके अंतरिक्ष में रखा गया है मनुष्य के द्वारा, और उसी उपग्रह के माध्यम से आप कहीं पर बात कर पाते हैं। कभी कभार सुनते होइएगा कि किसी इलेक्शन के टाइम में या परीक्षा के टाइम में उस उपग्रह के बटन को ऑफ कर देता है, तो हर जगह, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था कि मोबाइल का नेटवर्क सब काम नहीं करता था, कहीं बातचीत नहीं होता था, सुने हैं? वहीं से एक बार ऑफ कर देता है उपग्रह से, फिर कहीं भी बातचीत बंद हो जाएगा, कहीं भी बातचीत नहीं हो पाएगा। जियो में होता है, शाम में लगा बस में वो चीज़ अलग है, वो भी लेकिन उसी का कमाल है। बस समझ में आ रहा है? वो लेकिन वो अलग चीज़ है, वो भारी लोड के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है। तो एक कृत्रिम उपग्रह, अब ये समझ में आ गया होगा, एक कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी का परिक्रमण काल निर्भर करता है। तो पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर, कहने का मतलब कर रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी का परिक्रमण काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण काल जो निर्भर करता है वो पृथ्वी तल से दूरी पर। इस क्वेश्चन को फिलहाल आप छोड़ करके चलिए। कृत्रिम उपग्रह समझ में आ गया होगा, बस इतना ही समझिए। आगे चलते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा टेढ़ा है, उस टेढ़ा को अभी आप लोग समझते चलेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट भूल गए, इसलिए टेढ़ा क्वेश्चन को अभी नहीं समझना है। आगे चलिए, लिखा है कि यदि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, क्वेश्चन समझ गए होइएगा। जब एक जहाज है वो कहाँ पर प्रवेश करता है? नदी से समुद्र में। कहाँ से कहाँ पर? कॉन्सेप्ट यहीं पर है, कॉन्सेप्ट यहीं पर, इसलिए समझ लीजिए। पहले नदी में चल रही थी और फिर अब कहाँ चला गया? समुद्र में। जब नदी से समुद्र में जाती है तो यह उठकर प्लवमान होता है, क्योंकि देखिए अब एक बात बताते हैं, आप ऐसा सुने होइएगा कि नदी में अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूब जाइएगा, लेकिन समुद्र में जाके तैरिएगा, वो भी खास करके खारे पानी का जो झील होगा, मतलब जिस जगह पर नमक की मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ पर आप सीधे ऐसे करके सो जाइएगा ना, फिर भी आप नहीं डूबिएगा। ऐसा क्यों होता है? आप आज जा कर के एक प्रयोग कीजिए। प्रयोग क्या करना है? एक आलू लीजिए और उसको एक गिलास पानी में या एक बाल्टी पानी में उसको रख दीजिए। आलू क्या होता है? डूब जाए। लेकिन उसी पानी में, जिस पानी में वो डूब जाता है, उसी में आप नमक को खूब घोल दीजिए, बहुत सारा नमक को घोल दीजिए। थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कि आलू आपका ऊपर में चल रहा है। ऐसा आप करके आज देखिएगा। और ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक जाने के बाद नमक का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है, वो क्या होता है? कम जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। नमक का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और उसी कारण से जो है सो वह आलू ऊपर में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति समुद्र में जाकर के तैरता है या कोई नदी से जाकर के जहाज समुद्र में जाता है तो वह जहाज थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? उठा हुआ। ये भी आपके 8वीं क्लास में ही है। जो एक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत था जिन्होंने सिद्धांत दिया था उत्प्लावक का सिद्धांत या उत्प्लावन बल का सिद्धांत। ठीक है, ये 8वीं क्लास में है। ठीक है, हो सकता है होगा 9th में, लेकिन 8वीं में परफेक्ट था हम लोग के टाइम में। उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? तो देखिएगा कि जैसे कि पानी में डूबते समय जब कोई व्यक्ति डूबता है तो 3 बार ऊपर की ओर उगता है। किसके कारण से उगता है? उत्प्लावक बल के कारण से। क्योंकि उत्प्लावक बल कहता है कि यदि किसी वस्तु को पानी में हम लोग डुबोते हैं तो डुबाते समय जितना पावर वह डूबने के लिए नीचे जाने में लगता है, उतना ही ज़्यादा पावर पानी आपको ऊपर उठाता है। इसीलिए 3 बार 4 बार जो है तो डूबते समय आदमी उठता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और जब वह पानी पी लेता है, जैसे जो डूबने वाला व्यक्ति पानी पी लेता है, फिर भार डूब जाता है, भार बढ़ता है, डूब जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये था उत्प्लावक बल। अगर आपसे पूछे कि उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया,
आर्किमिडीज ने दिया। किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन आपका है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह ऊपर उठकर प्लावन करता है या प्लवमान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। तो बताइए कि समुद्र के जल का घनत्व अधिक किसके कारण हुआ? नमक के कारण हुआ, क्योंकि समुद्र से ही ना हम लोग नमक उपलब्ध करते हैं। तो नमक के कारण से समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, और आदमी का घनत्व जो उसमें जाता है वो कम जाता है, और उसी कमने के कारण से उस पर आप अगर सोइएगा ना पानी पर, तो पानी पर सब सोइएगा तो सुतले रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी मुंबई घूमने के लिए जाइएगा तो ऐसा करके मत देखने लगिएगा, पता क्या पता वहाँ पर अगर आपका घनत्व ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब लिखा है कि जब एक राज्य, तो क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कांच मतलब शीशा का सूत्र क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी। तो यदि कांच एवं पारद मतलब मरकरी पारा Hg नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि यदि कांच और पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में कार्य नहीं करता है। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थॉटेबल नहीं होकर के आपको रिमेंबर मतलब करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, यदि कांच और पारद का आयतन, ध्यान दीजिए, यदि कांच और पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाए, जरा क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। किस का गुणांक बराबर है? कांच एवं पारद का आयतन। किसका आयतन है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कांच एवं पारद का आयतन, क्या लिखा हुआ है? कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक यदि बराबर हो जाए तो पारद कांच नली थर्मामीटर में आपको कार्य नहीं करता है। क्या क्या बराबर हो जाएगा? तो पारद कांच के नली में नहीं काम करेगा। देखिए थर्मामीटर देखे हैं आप लोग, थर्मामीटर में अंदर में देखिए एकदम उजला उजला लाइट करता रहता है, वो क्या होता है? क्या होता है बताइए? वही है पारा, जो आप कहते हैं Hg मरकरी, वही है। तो वो किस में रहता है? वो पारा किस में रहता है? थर्मामीटर कांच में रहता है। किस में रहता है? शीशा में अंदर में रहता है, पैक शीशा में रहता है, तो वही मतलब कांच में रहता है। तो वही बात कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। कांच एवं पारद का आयतन मतलब कि कांच का आयतन समझते हैं ना? कांच का आयतन और पारद का आयतन यदि दोनों का गुणांक बराबर हो जाए, दोनों का क्या बराबर हो जाए? गुणांक। विस्तार गुणांक यदि बराबर हो जाए तो पारद मतलब कि पारा कांच नली में मतलब कि थर्मामीटर में काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग? क्वेश्चन जरा बताइए क्या क्वेश्चन क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि यदि कांच और पारद का यदि विस्तार गुणांक बराबर हो जाए तो वह कांच में काम नहीं करेगा। क्वेश्चन समझे अभी भी कि नहीं समझे? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही से परीक्षा में रहता है, ठीक है ना? इसलिए समझिए, 2-4 दिन में आपको लगेगा कि हल्का हो गया, आप समझिए बहुत अच्छा आ रहा है। लिखा है फ़ारेनहाइट, इसकी चर्चा किए थे अभी हम। तो बताइए कि मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम कौन सा है? तो -40 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि -40 डिग्री जाने के बाद आपको जो है सो फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर होता है। -40 डिग्री पर क्या क्या बराबर होता है? तो बोलिए फ़ारेनहाइट और केल्विन। बोलिए क्या क्या बराबर होता है? फ़ारेनहाइट और केल्विन। कितना डिग्री पर? -40 डिग्री पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री पर जब उबलता है, कहता है कि प्रेशर कुकर में जल जो उबलता है मतलब पानी जो उबलता है, प्रेशर कुकर जानते हैं ना? जी। खाना बनाने वाला कुकर, बनाने वाला जो कुकर है प्रेशर कुकर, उसमें जल कितना डिग्री पर उबलता है? 120 डिग्री पर उबलता है। क्यों? क्योंकि अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक कुकर में जो जल होता है वो कितना डिग्री पर उबलता है? 120 डिग्री पर। तो 120 डिग्री पर उबलने का कारण क्या है? तो बोलिएगा कि देखिए कुकर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है।
कुकर का जो दाब है, कुकर के अंदर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, अधिक होता है, और इसी वजह से 120 डिग्री पर जो है सो वह उबलने लगता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या उबलने लगता है? क्या बनने लगता है? जल। क्या बनने लगता है? क्या चीज में? कुकर में कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर। क्यों बनने लगता है? कुकर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे है, जिन ठोसों के पिघलने पर आयतन बढ़ता है, जिन ठोस को पिघलने पर आयतन घटता है, मिस्टेक से बोल दिया बढ़ता है, जिन ठोसों की पिघलने पर उसका आयतन घटता है, जैसे कि बर्फ। देखिए बर्फ को देखिएगा, बर्फ का बड़ा बड़ा सीला होता है, और यदि उसको बाहर में रख दीजिएगा तो क्या होता है? पिघलता, तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो वही करा कि जब उसका आयतन घटता है तो उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक क्या होता है? तो घटता है। अब देखिए प्रश्न को जरा समझिए, थोड़ा उल्टा दे दिया है। तो प्रश्न आपका जो है, ये प्रश्न बहुत हल्का है, समझ लीजिए। आप कभी देखिएगा कि जब आप बर्फ़ खरीदते हैं तो आपका बर्फ़ गलने लगता है, मतलब कि पिघलने लगता है, लेकिन बर्फ़ वाले के पास जो बर्फ़ है वो क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि वो फ्रीज में रहता है ना। तो क्या वो बर्फ़ वाला जो ये जो आपको बेचता था वो फ्रीज उसमें लगा के जाता है? चारों तरफ से बर्फ कुछ देता है। सही बोला लड़का। तो ये लेकिन कॉन्सेप्ट सही नहीं बोला है, मतलब देखिए, लेकिन कारण बता दिया है वो, ठीक है। तो देखिए ये इनके बातों में ही छुपा हुआ आंसर समझ लीजिए। बर्फ़ जो चारों ओर से रहता है, यानी कि बर्फ़ का जो दबाव होता है, जरा बात को समझिएगा, वो जो बर्फ़ होता है, देखिएगा कि बर्फ़ के नीचे में ना पानी वाला बर्फ़ नीचे में रहता है, हाँ व्हाइट वाला, और ऊपर से बढ़िया वाला बर्फ़ रहता है। यानी कि बर्फ़ के बीच में ना एक दूसरे को दबा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यानी कि जब आप बर्फ़ को दबाइएगा ना तो उसका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है, मतलब कि गलेगा नहीं आपको। यही कारण होता है कि चारों ओर से डाल दिया बर्फ़ को, हाँ फटफट करके डाल दिया, और बढ़िया वाला बर्फ़ को बीच में रखा तो उससे दबाव उसका बढ़ता है। जब ये बर्फ़ का दबाव बढ़ाइएगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन पर लिखा है कि जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है, मतलब बर्फ़ पिघलता है आयतन घटता है, जैसे कि बर्फ़ उनके दाब में वृद्धि, अगर दाब में वृद्धि कर दीजिएगा, मतलब दबाव यदि उस पर बढ़ा दीजिएगा तो उसका गलनांक क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर इसी को आप रटते तो नहीं रटाता, समझ में नहीं आता, इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, समझिए। फिर लिखा है, दाब बढ़ने पर उस किसी भी तरल का क्वथनांक क्या होता है? देखिए दाब यदि बढ़ाएंगे तो क्वथनांक जो होता है वो आपको बढ़ता है, और यदि दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक जो होता है उसका वो घटता है। बताइए क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? गलने का काम कम होगा ना, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटेगा, और क्वथनांक जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है। हाँ तो याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर गलनांक कमेगा और क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए आगे लिखा है कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति की, सरल बोलिए, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। ये याद रखने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग रट करके याद कीजिएगा। हमने क्या बताया कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा जो होती है वो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। क्या बोले? इसको रटिए, रट के याद करना पड़ेगा आपको। बताइए, बोलिए। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य, ठीक है। सरल आवर्त गति की जो गतिज ऊर्जा होती है कि नहीं, वो आपको जो है प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होगी। अब आगे लिखा है कि ऊंचे पहाड़ पर, किस पर? ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाइएगा वैसे वैसे आवाज़ जो है ना आपको क्या होता है कि आपको आवाज़ की गति जो होती है, वेग मतलब गति, चाल, वो कमता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु जो होती है वो शीतलित होती है। वायु क्या होती है? शीतलित होती है। इसको भी आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे, ऊंचे पहाड़ पर चले जाएंगे, तो आपका आवाज़ जो होता है उसकी गति जो होती है, वेग जो होती है वो कमती है। और उसका कारण क्या है? तो वायु जो है ना शीतलित होती है। वायु क्या होती है? शीतलित होती है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलिए, लिखा है कि जल में, किसमें? जल में यानी कि पानी में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। लिखा है कि जल में ध्वनि का वेग, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है, बता देते हैं। कभी आप लोग तालाब में स्नान किए हैं? जी। तालाब के अंदर में जब आप डुबकी लगाते हैं उस समय बोल के देखे हैं?
बोले हम एक बोल लोग के बोल के देखे। देखे लेकिन नहीं बुलाता है। आप जब बोलते हैं तो आपका आवाज़ बाहर ऊपर जाता है? नहीं आता है। नहीं आता है बहुत ना? कोशिश करते हैं। यानी कि आपकी ध्वनि का जो वेग है, जरा समझिए, यानी कि ध्वनि का जो वेग है उसका वेग कमता है कि बढ़ता है? कमता कमता है है पानी में। कमता है, तभी तो ऊपर नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे? ध्वनि का जो वेग है, जल में ध्वनि का जो वेग है वो आपको कमता है, तभी तो वह ऊपर नहीं जाता है। और वायु में ध्वनि का वेग क्या है? बढ़ता है वायु में ध्वनि का वेग क्या है? बढ़ाए थे अभी जस्ट। 300 एक सेकंड में कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वह 332 मीटर जाता है। लेकिन जब पानी में होते हैं तो आपका वायु का जो ध्वनि का जो वेग होता है वो कमता है। क्वेश्चन वही है, आप जरा ध्यान दीजिए। लिखा है कि जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। कह रहा है कि जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जल का जो आयतन है प्रत्यास्था गुणांक उच्चतर होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उल्टा बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि जल में ध्वनि का जो वेग होगा, अभी हमने आपको बताया कि जल में ध्वनि का वेग क्या होगा? कमेगा। लेकिन यहाँ साइंस बता रहा है कि नहीं, जो हम लोग जो डुबकी लगा के बोलते हैं तो भले ही ऊपर नहीं जाए आवाज़, लेकिन कहता है कि जल में ध्वनि का वेग बढ़ता ही है। किसकी अपेक्षा? तो वायु की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। प्रश्न में ध्यान दीजिए। लिखा है कि जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और उसका कारण क्या है? तो जल का जो आयतन है, जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो उच्चतर होता है। क्या होता है? उच्चतर होता है। क्या उच्चतर होता है? तो प्रत्यास्था गुणांक। क्या उच्च होता है? प्रत्यास्था गुणांक। अब आपका अगला प्रश्न है कि वायु की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग क्या आता है? देखिए एक बात बताइए, आप बाइक पर कभी चढ़े हैं? हाँ। बाइक में देखिएगा ये लगा रहता है मीटर। जब एक्सीलेटर दीजिएगा खूब, गाड़ी आगे बढ़ेगी तो उसमें मीटर चलता रहता है। बात समझ में आ रहा है? 120। उसको क्या कहा जाता है? इन नहीं, उसको एनीमोमीटर नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि उसको क्या कहा जाता है। कल की क्लास में आप लोग मुझे सोच करके आएंगे, कहीं से देख करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिलहाल में लिखा है कि वायु की चाल मापने के लिए, किसकी चाल मापने के लिए? वायु की चाल मापने के लिए। वायु की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि वायु। देखिए आप सुनते होंगे कि भूकंप आया था, इतना स्पीड में आया था। आप सुनते होंगे, मोबाइल से पर देखते होंगे कि कल के दिन में 4 बजे वायु इतना तेजी से चलेगा, परसों के दिन में इतना तेजी से चलेगा। ऐसा देखे हैं, सुने हैं? ये मतलब गति बताता है ना, चाल बताता है ना। वही बात यहाँ पर है। लिखा है कि वायु की चाल जो हम लोग मापते हैं, क्या मापते हैं? वायु की चाल। वायु की चाल जो हम लोग मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है? जैसे आप क्वेश्चन पढ़े होंगे आपदा प्रबंधन में कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहता है? कोई मीडिया दूसरा इंफ्रारेड कैमरा। नहीं, वो दूसरा चीज़ है। इंफ्रारेड कैमरा दूसरा चीज़ है। पानी के अंदर के सामान को ढूंढने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ किया जाता है। और उसको नापने वाले यंत्र को कहता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ कहता है, या उसको रिएक्टर स्केल भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है, इस पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि वायु की चाल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वायु की चाल को मापेंगे हम लोग तो उससे पहले याद रखने के लिए अच्छा ट्रिक है, वायु का अंग्रेजी क्या होता है? वायु का अंग्रेजी हवा का अंग्रेजी क्या होता है? अच्छा बताइए तो हवा में क्या उड़ता है? हवा में क्या उड़ता है? एरोप्लेन। उसको एरोप्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि एयर में प्लेन उड़ता है। एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा। तो वही बात है कि देखिए ए से एयर याद रह जाएगा और ए से एनीमोमीटर याद रह जाएगा। ए से एयर, ए से एनीमोमीटर। तो ये देखिए वायु की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग आता है? एनीमोमीटर। आया समझ में बात की नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और वो क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं कि मोटरसाइकिल में जो हम लोग चलते हैं और वो जो मीटर चलती है उसका नाम होता है फोदोमीटर। क्या होता है? फोदोमीटर होता है। तो याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जो आप बता रहे थे, ठीक है, तो बताइए कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम लोग और कौन सा नियम कहते हैं? तो आपका प्रश्न याद रखिएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन साहब ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। आगे लिखा किसी वस्तु का त्रिविमीय छविया। अब देखिए त्रिविमीय छविया के बारे में आप जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे तो जानेंगे आप। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है, जैसे कि आप लीडो के छकड़ी को देखिएगा तो उसमें सब पूरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है। आप लीडो के छकड़ी को रख दीजिएगा, उसमें पूरा भाग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिख रहा है, फिर उसको घुमाना पड़ेगा तो देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी जो बहुत सारा कैमरा सब आया है
ये जिसको कौन सा कैमरा कहता है, सीसीटीवी। CCTV। सीसीटीवी जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब पूरा घूम जाता है, पूरा कैच कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी को कहता है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय छवियाँ। तो देखिए यहाँ लिखा है किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियाँ रिकॉर्ड और पुनरुत्पादित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो उसे होलोग्राफी, उसको क्या कहते हैं, होलोग्राफी। क्योंकि त्रिविमीय में बता दिए हैं कि 3 सब तरफ का सीन ले लेता है ना सीसीटीवी कैमरा में, मतलब पूरे हॉल का ले लेता है ना, इसलिए उसका नाम रख लीजिए, उसी चीज को हॉल से याद रख लीजिए, होलोग्राफ। क्या याद रखिएगा? होलोग्राफी। अगर आपसे पूछेगा कि त्रिविमीय छवियां को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, होलोग्राफी का। बात समझ में आ गया? आगे लिखिए, आगे चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चमगादड़ के बारे में आप जानते होंगे। चमगादड़ जिसको हम लोग बहादुर बोलते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि अंधेरा में उसको दिखता है, वो उजाला में नहीं दिखता। देखिए इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि चमगादड़, कुत्ता, कौन कौन बोले? चमगादड़ कुत्ता। चमगादड़ और कुत्ता सब जो है ये प्रासर्व ध्वनि को सुनता है। 20 हेक्टर से कम मिला। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रासर्व ध्वनि को सुनता है, 20 हर्ट्ज से कम का जो ध्वनि होता है आवाज़, उसको भी वो सुन लेता है। इसी वजह से वो चमगादड़ को देखिएगा ना कि वो आपके बगल से भी गुजर जाएगा लेकिन आपको ठोकर नहीं लगेगा आपसे। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत 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 कम ध्वनि को भी सुन लेता है। इस वजह से जो है चमगादड़ रात में उड़ पाता है, बाकी चमगादड़ को तो आँख ही नहीं होता है। उल्लू जो है, उल्लू में क्या है आपको, वो उसको रात में दिखता है, ठीक है, उसमें प्रासर्व ध्वनि की बात नहीं है। लेकिन इसको चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा, देखिए यहाँ लिख दिया है कि प्रासर्व तरंगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि वो जो आगे पीछे कहीं भी जाता है तो किसके द्वारा? प्रासर्व तरंगों के द्वारा। प्रासर्व। तो बताइए प्रासर्व तरंग को सुनने वाले 2 जंतु का नाम बताइए। चमगादड़। बहुत अच्छा। इसलिए देखिएगा कि कुत्ता सबको देखिएगा, चोर जब आता है तो आने से पहले ही भूखने लगता है, थोड़ा ही खरबड़ हुआ कि तुरंत उड़ जाता है। ऐसा क्यों है? प्रासर्व ध्वनि को सुनता है इसलिए। बात समझ रहे हैं? अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी की ओजोन, याद रखिए सबसे पहले ओजोन का सूत्र बताइए क्या होता है? O3। O3 होता है, बिल्कुल। तो पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो हम लोगों के पास डायरेक्ट सूरज का किरण आएगा और हमको क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा हो है? जाएगा। और पेड़ पौधा जल जाएगा, धरती पूरा सुनसान हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, दाना उना सब जल जाएगा, तो आप क्यों बचिएगा? यानी कि मनुष्य भी मर जाएगा, सब जीव प्राणी मर जाएंगे। मनुष्य मरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वो ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर वो ओजोन परत नहीं होगा तो पराबैंगनी किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और उसमें इतना टेम्परेचर है, इतना तापमान है कि सब कुछ को जला करके राख कर देगी और हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल में ओजोन परत वायु प्रदूषण के कारण से, SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण से अब ओजोन परत में धीरे धीरे क्षय होने लगा है। छिद्र नहीं हुआ है, क्षय होने लगा है, मतलब कि वह पतला होने लगा है। बात समझ में आ रहा है? वो क्या होने लगा है? पतला होने लगा है, छिद्र नहीं हुआ है अभी। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि ओजोन का सूत्र जो होता है वो O3 होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की ओजोन परत की लिखा है ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है, क्यों? क्योंकि यह सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हम लोग को बचाता है। इसलिए ओजोन परत को हम लोग को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच। किसे कहता है? ओजोन परत को। ओजोन परत को कहता है। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि पीली रोशनी में, किसमें? पीली रोशनी में। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? बताइए। पीला अगर कोई वस्तु है, पीला वस्तु को पीली रोशनी है, आप देखिएगा शादी सब में क्या होता है, पीला पीला कलर कलरफुल रहता है। अगर पीला में कोई गहरा नीला वस्तु को अगर आप रख करके देखिएगा तो वह कैसा नजर आएगा? तो वह काला नजर आता है। आप वैसे ही लाल को ऐसे लिख दीजिए और ऊपर से ब्लू से लिखिए, ये काला हो जाता है। ठीक उसी तरह से याद रखिए कि अगर पीली रोशनी हो उसमें किसी नीला को रखेंगे, अगर पीली रोशनी हो उसमें किसी नीला वस्तु को रखेंगे तो वह कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। तो हमारा आज का प्रश्न यहाँ खत्म होता है। आप लोग 2-4 प्रश्न का जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि हर्ज जो है वह किसका मात्रक है? आवृत्ति। बहुत अच्छा। अगला है कि जब हम एक साधारण लोलक के कोणीय वेग को, लोलक के कोणीय आयाम को 1 डिग्री से 2 डिग्री बढ़ा देते हैं तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? अपवर्तित, यानी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो बताएंगे आप लोग कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा।
बहुत अच्छा। अब ये बताइए आप लोग कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बताइए कि मछलियाँ जो है जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, क्यों? झील के अंदर की पानी यानी कि तल का पानी जो होता है वो आपको जमा हुआ नहीं रहता है, और उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथ में अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा।